वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला है, जो इंडिया को कई डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर और कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ही इज़ आल्सो ए मेडिकल डॉक्टर और इस शो पर वो कई बार आ चुके हैं। डॉक्टर केतन शुक्ला जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। नमस्कार। तो सर, हम आज आपसे दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो जी सेवन समिट जो कनाडा में हुई है, अभी वहाँ से खुशखबरी आई है कि इंडिया एंड कनाडा हैव इम्प्रूव द रिलेशंस, रैप्रोचमा हो प्रेज़ेंट गया है, दोनों हाई कमिश्नर शेयर करेंगे। मुझे आज करेंगे। तक पता नहीं था कि जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के एम्बेसडर्स को हाई कमिश्नर कहते हैं, हाई और कमिश्नर कहते हैं, यस, हाँ, बट दिस इज़ ओनली विद या इन द कॉमनवेल्थ। तो इट इज़ कॉमनवेल्थ ओनली। ओनली कॉमनवेल्थ। तो आज वो मुझे एक नई खबर पता चली। तो हुँ, सर, हाउ डू यू असेस कि क्या हुआ है एंड व्हाट हैज चेंज्ड? मतलब क्या बदल गया? खाली ट्रूडो वाज द प्रॉब्लम या कुछ पॉलिसीज ने भी नहीं, बदलाया? नहीं, नहीं, नहीं। पहले तो हम ये देख लें कि इंडिया का ही देख लेते हैं, फिर जी। जी7 की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि इन्विटेशन के लिए बहुत इंडिया में हंगामा दे रहा है, दुरुस्त है। जी। क्योंकि ये जो जी7 है, तो उसमें इंडिया का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जी20 में है, ब्रिक्स में है। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो रिलेशन कनाडा के साथ खराब हो गए थे, जी। तो फॉरेन पॉलिसी में कभी कोई रिलेशन हमेशा के लिए अच्छे नहीं होते, हमेशा के लिए खराब नहीं होते हैं। और ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मार्क कार्ने का, जो एक बैंकर रह चुके हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा दोनों के। और उन्होंने ये कहा कि एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दूसरी चीज़ बहुत बड़ा मार्केट है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और फोर्थ लार्जेस्ट में जो भी इनक्वालिटी इनक्वालिटी ऊपर 14 करोड़ लोग जो है, दे आर वेरी विच इज़ बिगर देन एनी यूरोपियन कंट्री। जी हाँ। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। इनविटेशन एक्सेप्ट किया, वो भी अच्छी बात थी। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो दोनों ओर से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी। एक सेंटेंस था जो इम्पोर्टेंट था, प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 में व्हाट हमने जो नींव की उसके ऊपर ये इमारत बन रही है। पर ट्रांसलेटर बहुत अच्छी तरह उसने ये कहा कि दिस इज नाउ व्हाट जी20 एग्रीड एंड इट इज डेवलप। तो ये एक चीज थोड़ी मीडिया के लिए इंडिया की अच्छी थी, पर वो स्टेटमेंट थोड़ा वो था। पर ओवरऑल बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। और आपने जैसे बताया, उन्होंने ये कहा कि वी विल इम्प्रूव द रिलेशनशिप, इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशनशिप, इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट पार्टनर। और हाई कमीशन एंड कॉन्सुलेट सर्विस बोथ विल स्टार्ट। तो कनाडा का आपको पता है कि 42% स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं, जी हाँ। 4.2% इंडियन कम्युनिटी है। और जिसमें प्रोमिनेंट काफ़ी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके अभी के आनंद, और जो उनकी अलायंस पार्टनर है जगदीश सिंह की पार्टी के, जो खुद हार गए, पर उनकी पार्टी के 9 वोट। तो ये सब देखते हुए इंडिया का जो कनाडा के साथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट बायलेटरल रिलेशन है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो बाकी जो बातें हुई होगी, तो वो उसको ज़्यादा तवज्जो दिए बिना जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव करना इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ जो ये जी7 हुई, तो जी7 बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मीटिंग हम कह सकते हैं कि इस साल की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वही चीज़ अब 6 महीने पहले वही हो रही है कि जो एक्सिस है काफ़ी बड़ी चेंजेस जियो पॉलिटिक्स में आ रहा है। 2002 में जी8 यहाँ अल्बर्टा में ही हुई थी। उसके बाद 2014 में क्रीमिया वॉर की वजह से रशिया को बाहर निकाल दिया जी8 से। जितने भी आए उसमें मैक्रोन को हम डीन कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। मार्क कार्ने है, सिगू इसिबा है, केर स्टेमर है, सब नए हैं। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ट्रम्प एंड मिडल ईस्ट लूम लार्ज ओवर द जी7। जी हाँ। कार्ने ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। आपको ये शायद याद होगा कि जब ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, और जब 2018 में मीटिंग हुई थी, वो पूरी मीटिंग ट्रंप ने तहस नहस कर दी थी। इसी तरह हुआ जी। था। एक दिन पहले चले गए थे। एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है कि जहां वो बैठे और अंजेला मार्केल सब उनके आसपास उनको जी। एडमोनिश कर रहे हैं। और फिर वो मिलने किसको गए थे? नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोन को मिलने चले गए थे। तो जी ये हाँ। दो, इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार कोई कम्युनिटी डिक्लेयर नहीं करेंगे।
कोई कम्युनिक निकालेंगे नहीं, खाली स्टेटमेंट होंगे। और उसमें यही हुआ कि जो सीज फायर का जो प्रपोजल था उसमें ट्रंप ने हाँ कहा था पर साइन करने को तैयार नहीं था। तो ये जो कहते हैं कि दिस वाज अ डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, कि ये सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने ये मैनेज कर लिया। एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलेटरल मीटिंग अच्छी हुई है सबके साथ। सबसे पहले यूक्रेन की बात कर ले क्योंकि उनके लिए यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की को उन्होंने सेंटर में खड़ा रखा है ग्रुप फोटो में। जी हाँ, जी हाँ। दैट इज़ वेरी सिंबॉलिक और सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। उनके साथ जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने तीन चीज़ें डिक्लेयर की। एक तो $2 बिलियन के आर्म्स देंगे, 3.2 बिलियन की लोन देंगे, और रशियन कंपनीज और जो ये फ्री ऑयल वेसल है उनके तरफ सैंक्शन लगाने की बात की है, कि जिसकी इम्पैक्ट कहीं कंट्री पे आएगी जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। और उन्होंने जेलेंस्की को, सभी ने, बहुत ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी ब्रेकफास्ट मीटिंग में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि जिसमें ट्रंप को पसंद नहीं था, तो वो चले गए। तो दो जेलेंस्की या हमारे प्रधानमंत्री को मिल नहीं पाए। हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मिले, वो एक अच्छी बात हुई क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी 14वीं बार कहा कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। और वो सीज फायर कराते समय उन्होंने कहा कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलती है, आई वर्क वेरी गुड। मैंने मेरी फर्स्ट टेन्योर में, कि जो वो हास्यास्पद था कि कोसोवा और सर्बिया का और इजिप्ट और इथोपिया का मैंने सीज फायर करवाया था। और अब हमारे डिप्लोमेट और इवन इंडियन गवर्नमेंट को ट्रंप को ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। वो 14 बार से 40 बार कहे तो एक चीज़ है कि जस्ट इग्नोर, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, एक सुपर पावर है। और वो सुपर पावर है, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे उनका पावर अमेरिका में या अमेरिका के बाहर चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, वो एक अलग बात है। पर ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कल उन्होंने, ट्रंप ने, वहाँ एक जो शुरुआत हुई वही शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैं मानता हूँ कि पुतिन को निकालना बहुत बड़ी गलती थी, नहीं निकाला होता तो वॉर होती नहीं। एंड उन्होंने यहाँ तक कह दिया, पुतिन डजंट वांट टू टॉक विथ एनीवन, ही ओनली टॉक्स विथ मी। ना उनके 3 टेलीफोन कॉल में क्या बातचीत हुई वो सभी को पता था वहाँ। एंड जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि इन हिज आई एम एग्री विथ पुतिन, बट वर्स्ट थिंग, एक जो हम हमेशा बात करते हैं, जो मैंने आपके जी, 3-4 शो में कहा, कि आई जी। वुड नॉट माइंड चाइना टू ज्वाइन द G7। जी हाँ, जी हाँ। चीन को तो लाना चाहते हैं पर साथ साथ उन्होंने चाइना की भी बात कर दी। तो जी अब हाँ। इससे ये लग रहा है कि उनका जो एक आपखुद सही वाले प्रेसिडेंट के साथ जो एक लगाव है, पुतिन तो है ही, कि पुतिन के जी। लिए तो अब मेरे ख्याल से एक जनरल से बहुत अच्छा कहा, ही वाज लुकिंग लाइक अ इंटर्न ऑफ पुतिन। जी का भी यही हाल है। जी हाँ, सेम जी हाँ, चीज, सेम चीज बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया के साथ है। तो इस चीज़ों में अब ट्रम्प जो बोलते हैं उसको हमें ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात को उन्होंने उनका एक, रात को 2 बजे का मैं हमेशा कहता हूँ, और वो मेरे ख्याल से एवरीडे कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। एक तो वो चले गए तब उन्होंने कहा कि ये जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से जा रहे हैं, और ऐसा व्हाइट हाउस ने पर कहा था। पर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले 8 बजे उनके बहुत ही करीबी, कि जो रशिया के बहुत बड़े फेमस टकर कार्लसन है, उनके बारे में लिखा कि जो अमेरिका वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करे वो चाहते थे। रात को 2 बजे उनके दूसरे बहुत ही चहेते हैं गेविन न्यूसम, उनके जी। बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। और सुबह 6 बजे उन्होंने मैक्रोन के लिए लिखा, इज अ वेरी वीक, इज टेलिंग लाई। ही एंड डज़न्ट नो एनीथिंग अबाउट मिडल ईस्ट के तो बारे में ये कुछ नहीं तो जानते। रात को 8 से सुबह 6 बजे तक उनकी ये प्रवृत्ति रही। उन्होंने ये भी कहा कि आई डोंट वांट सीज फायर। अब सीज फायर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनको जर्नलिस्ट ने पूछा। तो उन्होंने ये कहा कि हैव बेटर प्लान, बेटर देन सीज फायर। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, डिप्लोमेट, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड इवन डिफेंस, कि वो क्या करना चाहते हैं, कि बेटर देन सीज फायर। तो ये हम कह सकते हैं कि, हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो लेते हैं, उसमें देयर आर सम नेगोशिएशंस भी होते हैं ना सर उसमें, मतलब डिप्लोमैटिकली और डिप्लो
मतलब इट्स नॉट अल्फाबेटिकली या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है या कुछ नहीं, नहीं, मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये 2 चीज़ें होती है। आप खड़े रह सकते हो कोई भी, तो जनरली कोई ना नहीं कहता है। नो जी, वन विल पुश हियर एंड देयर इन जी, जनरल, so you can stand anywhere. जी, Over the years now, optic is becoming important, and now जी, people have learned. So now people don't leave the first row. If someone want to talk and come in front, जिस जी, ये आप कनाडा में देख पाओगे। जी हाँ। ल और तो लेकिन सर ये आप वो जो फ़ोटोग्राफ देखें आप G7 की, तो उसमें लूला और मेक्सिको की प्रेसिडेंट फ्रंट रो में है और वो खड़े रह गए तो ज़ेलेंस्की को बीच में खड़ा दिया, स्टारमर को और जर्मनी के प्रेसिडेंट को पीछे मर्स को पीछे भिजा दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये कहता हूँ ना कि ये कुछ कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लूला जी, के लिए इम्पोर्टेंट है, मेक्सिको लिए मे बी। अब खड़े रह गए तो कोई नहीं कहेगा, पर आपने देखा होगा मनमोहन सिंह हमेशा पीछे खड़े रहते थे, जी हाँ, एंड कई बार ओबामा भी पीछे खड़े जाते थे उनके साथ। तो जी ये हाँ, जो मर्ज है वो आगे रहे पीछे रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम थिंग फॉर मैक्रोन। पर जनरली तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो लूला बीच में आके खड़े रह जाते तो उनको हटाते नहीं फिर, अरे कोई बात नहीं खड़े हैं, तो चल चल। तो ये ऑप्टिक है। पर ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऑप्टिक पे फॉरेन पॉलिसी चल रही है, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एक ये नहीं, जैसी इन्हें एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि जो एक्टिव मेंबर का फोटोग्राफ है वहां उन्होंने लिख दिया जी हाँ, वाई पीएम इज नॉट ऑन स्टेज नाउ। एक्टिव मेंबर में पीएम स्टेज पे होने का कोई सवाल नहीं था, फिर बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ा। तो ये जो मैं कहता हूँ ना, हमारा जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड थोड़ा वियर्ड होता जा रहा है, एंड पीपल आर नॉट वैलिड, दे शुड नो ऑल दिस थिंग, द सिंपल ऑल सिंपल थिंग्स मीन्स इट इज नॉट अ जॉब ऑफ डिप्लोमेट, इवन एनी जर्नलिस्ट विल नो। तो ये सब चीजें होती रहती है। पर जो उसमें खान साहब जो डिस्कशन हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे एक और पहले बात तो मैं कहना चाह रहा था, वो फ़ोटो एनीवे वाज़ वेरी गुड, उसमें उसमें अजय बंगा भी खड़े हुए हैं पीछे। इज तो इन्वाइटेड जी हाँ, सो व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक गुड से। वाज़ 2 चीज़ें हो गई, एक तो एक इंडिया भी है, इंडियन डायस्पोरा भी है इस हाँ, फ़ोटोग्राफ में, और सिख भी है, दैट इज़ आल्सो गुड गिवन द बैकड्रॉप ऑफ जो नहीं पॉलिटिक्स वो कनाडा तो में है चल ही, रही है। पर जी। इसमें हमें ये अजय बागा है, पर उन्होंने $42 बिलियन की। सो अजय बागा इज एक्चुअली वोट कैसे कर्मभूमि में जो काम करते हैं, तो जी हाँ, दैट इज जी। हिज जॉब। बट जी इट्स अ हाँ, वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। ही इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद, जी हाँ। एंड ही वाज इन वो है यूएन के चीफ नहीं दिखाई दिए, वो थोड़ा स्ट्रेन था। जी हाँ। बट जी हाँ, ही वाज आल्सो इनवाइटेड, बट ही इज नॉट देयर। जी हाँ। कई बार नहीं होते, पर इस बार उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक नाउ देयर आर 3 कॉन्टिनेंट, देयर आर बिग वॉर इज गोइंग ऑन, सो जी हिज हाँ। रोल इज इम्पोर्टेंट। बट वी कैन लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। जी अब हाँ। इसमें जो 4 चीजें हैं, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है जो उन्होंने कहा, और हर एक बायोलेटरल मीटिंग जो करने की हुई सभी के साथ, दे हैव जी। डन वेरी गुड डील विद द जापान, दे हैव डन गुड डील विद द इंग्लैंड, जी हाँ। यूरोपियन यूनियन के साथ उनका चल रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मेटल, ये दोनों में कनाडा ने कहा है कि वी विल बी द नाउ मेजर सप्लायर। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि इस्टोनिया के साथ जो रेयर अर्थ मेटल का है यूरोप के साथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि दिस इज फॉर द, ये इंडिया इसका थोड़ा लाभ ले सकता था बायोलेटरल, या पहले उन्होंने न्यूज़पेपर में वहाँ किया था, क्वांटम एंड एआई, ग्लोबल सप्लाई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, मैक्रोन पेरिस के में। साथ, जी हाँ, वी पेरिस वेर द में। को चेयरमैन ऑफ एआई एंड वी आर जी को हाँ। चेयरमैन ऑफ सोलर एनर्जी, कि जो जी। रिन्यूएबल एनर्जी है। और दोनों का इंडिया वाज द को चेयरमैन, उनके साथ ही उन्होंने की थी। तो उसका ही ज़्यादा जो पब्लिसिटी की होती, या जो बायलेटरल बातचीत में ये हाईलाइट किया होता, दैट वुड हैव बीन वेरी इंप्रेसिव एंड गुड फॉर इंडिया। इसके सिवा एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसनेशनल क्राइम, ट्रांसनेशनल क्राइम में पाकिस्तान का जिक्र कर सकते थे कि इट इज ट्रांसनेशनल क्राइम। पर मेरे ख्याल से अच्छा है कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब लेकिन ये सर वो जो लव ट्रांसनेशनल क्राइम है, आई मीन ये जो निज्जर का जो मर्डर हुआ है, दैट कम्स अंडर ट्रांसनेशनल क्राइम। यस, तो अगर इसलिए आपने ये जो अगर वीडियो देखा है जिसमें कहा मुलाकात मैंने हुई, बताया। जी हाँ, दोनों पर की, उसमें ही मेंशनड इट, कार्नी ने मेंशन किया वो। कहानी नहीं, ये तो कंडीशन थी, पर बातचीत हो गई, पर उसके बारे में कोई बोला नहीं है, वो अच्छी बात है कि साइलेंस इज सिल्वर। एंड आई थिंक कार्ने ऑल्सो वांट्स टू इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया, बिकॉज जी हाँ। नाउ व्हाट ट्रम्प इज डूइंग इज, रशिया is, we can say, subordinate partner of China. Trump is behaving like the intern of Putin.
सो नाउ एक्चुअली ऑल द कंट्री आर वेरी जिटरी. आपने एक सिंबॉलिक चीज ये भी देखी होती कि मैक्रोन ग्रीनलैंड हो क्या है, पीपल रिसीव हिम वेरी वार्मली जी हाँ, एंड ही गेव वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट कि वी लव ग्रीनलैंड. डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर वहां थे, और आपको याद होगा जेडी वांस की विजिट में वहां कोई नहीं आया था. इनकी विजिट काफी सक्सेसफुल रही. सेम जी, थिंग, स्टेमर एक दिन पहले गए, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ की बात की, सॉवरेनिटी की बात की. सो ओवरऑल कनाडा के लिए बहुत अच्छा रहा कि यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको और कनाडा, ये हम कह सकते कि अब एक ब्लॉक बन सकता है. बायलेटरल मीटिंग का कोई ज़्यादा नहीं आया, पर मैं ये मानता था कि जैसे हमारे ये साल डेलीगेशन गए थे 33 कंट्री में, ये डेलीगेशन में एक तीन चीज खान साहब इंपॉर्टेंट होती है. जी, लेवल ऑफ द डेलीगेशन. जी, सो इफ लेवल इज वेरी हाई, यू मीट वेरी हाई लेवल ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल whom you meet, जी हाँ, important people in that country, and last but not least the press coverage. तो इसमें एक चीज देखी जाए तो प्रेस कवरेज बहुत कम रहा. और ये बिल्कुल, जो जापान में एम्बेसडर ने अपना इंटरव्यू छपा है, मेरा मानना था कि उनको अपने डेलीगेशन के हेड का छपाना चाहिए था. एक जगह छपा है सिनबुक में. तो ये प्राइम मिनिस्टर गए, इसकी एक वजह है कि उनको जो साइडलाइन में या जो बातचीत हुई होगी, तो हिज लेवल इज हाई, ही कैन टॉक विद देम. एंड इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके जो बायलेटरल मीटिंग कुछ ज़्यादा हुई होती तो उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती. क्योंकि जो भी डेलीगेशन गए हैं, तो इसमें मिनिस्टर लेवल पे या हेड ऑफ स्टेट लेवल पे कोई मीटिंग हो नहीं पाई है. तो इट इज़ ये एक बिकॉज़ द इन्विटेशन वाज़ लेट ना सर, अगर अगर टाइम पे बुला लेते शुरू में, तो दे वुड हैव हैड टाइम टू अरेंज बायलैटरल। मीटिंग मीटिंग हो जाती है. एक जी, महाराज कुमार रसगात्रा का एक किस्सा है कि वो फॉरेन सेक्रेटरी बने, इंदिरा गांधी ट्रांजिट में थे, उन्होंने जी, ये कहा कि कैन आई मीट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, नो प्रॉब्लम मैडम, मिला दिया. जी। तो ये हो सकता है, पर जो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी अभी हाई कमिश्नर नहीं है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है. पर उसके लिए एफर्ट करने चाहिए थे ज़्यादा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका था. पर इंडिया वहाँ पे अपना साउथ, ग्लोबल साउथ का, क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर चाइना नहीं है, रशिया भी नहीं है, वहाँ कोई नहीं था, तो इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वी रिप्रेजेंट ग्लोबल साउथ, कम्युनिटी डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है. और ये सब चीज़ें देखते हुए पार्टनरशिप ऑफ फ्यूचर में सर, हम ये कह ग्लोबल सकते. साउथ वाली बात कर रहे हैं, अभी जो गाज़ा का वोट हुआ, इंडिया का वोट वाज़ मोर लाइक ग्लोबल नॉर्थ, सारा का सारा साउथ का वोट एक तरफ, इंडिया का वोट एक तरफ। बात ये करते हैं ग्लोबल साउथ की, लेकिन खाते ये ग्लोबल नॉर्थ की नहीं, है। इसमें अब ये एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अभी पहली बार बहुत साल बाद नॉन अलाइंड वर्ड यूज हुआ है. जी, आपने सुना होगा एक वीक पहले. जी हाँ, तो वो नॉन अलाइन का मतलब ये नहीं कि वी आर नॉट अलाइन विथ एनीवन एंड नो वन इज अलाइन विथ अस. ये जो नॉन अलाइनमेंट है वो ऐसा था कि जिसमें ग- सभी ने यासिर अराफात के साथ अच्छे रिलेशन इसलिए रखे थे, जो इसराइल भी रखता था बहुत अच्छा. गोल्डा मेयर और सभी के रिलेशन यासिर अराफात के बहुत अच्छे थे, सिमोन पेरेस के, क्योंकि उनकी एक यूटिलिटी थी जो इंडिया के लिए भी थी, कि नाम नॉन अलाइन कंट्री में उनका एक रुतबा था. तो हमारा इवन हमारे प्रधानमंत्री भी पैलेस्टाइन गए हैं, अब्बास को बिल्कुल। मिले हैं. तो इसमें यह है कि जो हमारी पॉलिसी है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल हमें हमेशा सपोर्ट करेगा या हमें करना है, पर आपकी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी उसको आपको फॉलो करनी चाहिए. क्योंकि ये जो जितने भी कंट्री है, वो सभी कंट्री अब ये जो पर्टिकुलरली ईरान वॉर के बाद अगेन मिडल ईस्ट का पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा. एंड इट इज़ अ वेरी बिग रिवोल्यूशनरी चेंज. जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये एक अगले 10 साल में मिडल ईस्ट के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. तो हम वोटिंग करें तो भी इसराइल को कोई दिक्कत नहीं होती. यू कैन इन्फॉर्म द नेतान्याहू, एंड दिस इज अवर स्टैंड ओवर द ईयर्स. तो जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में या ओआईसी कंट्रीज में आप, बांग्लादेश को 110 कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर दिया था. उसकी एक वजह ये थी कि नॉन अलाइंड और G77 के हम लीडर थे. तो इस वजह से मुस्लिम कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था, पर इंडिया को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था. तो ये चीज़ें क्या है कि नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग सीरियसली. जैसे कि अभी साइप्रस को तुर्की के अगेंस्ट साइप्रस को सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है. साइप्रस यूरोपियन यूनियन में कोई पूछता नहीं है. जब तुर्की है, हमारा $4 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है. इवन एयर इंडिया की टेक्निकल बोइंग 747 का तुर्की इज गिविंग द फैसिलिटीज. तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब हमें
रशिया आगे जाके, जैसे इस वॉर में हमें दिक्कत हुई, चाइना के साथ कभी भी कुछ हुआ तो रशिया हमें इतनी हेल्प नहीं करेगा, शायद नहीं भी करेगा। सेम चीज हम अमेरिका के लिए कह सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन विद ग्लोबल साउथ एंड यूरोपियन यूनियन, जापान, एंड ट्रांजेक्शनल फॉरेन पॉलिसी अब हो जाएगी, बायपोलर भी नहीं रहेगी, इट इज नाउ ट्राइपोलर। ईयू एंड एक और अथॉरिटेरियन। ट्रम्प को हम कहाँ रखें वो कोई नहीं कह सकता, पर रशिया, चाइना, ईरान, ट्रम्प, जी। हम कह सकते हैं लीनिंग टूवर्ड्स पुतिन। जो उन्होंने फिनलैंड में किया था 2016 में, वही 2018 में वही चीज़ अभी उन्होंने G7 में की है। वहाँ उन्होंने पुतिन की तारीफ की थी। आई लव एंड आई बिलीव पुतिन मोर देन माई CIA एंड, जी आपको हाँ, जी याद हाँ, होगा बहुत उन्होंने कहा याद है। था। वो तो इस बार भी उन्होंने कह दिया था, आई डोंट केयर व्हाट शी सेज अबाउट तुलसी गैबर्ड और इंडिया के बारे में, निकलते-निकलते नहीं, कनाडा। अभी हुआ है जी, तुलसी गबार्ड का, अभी मैं गाजा में कहने वाला हूँ, ये ईरान में। जी, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में जी, जी, खुद कहा है 3 महीने पहले कि देयर आर नो एविडेंस जी, दैट जी। ईरान इज हैविंग न्यूक्लियर। उन्होंने प्लेन से कह दिया कि आई डोंट बिलीव। सो देन मैटर इज क्लोज। उनके लिए बहुत एक इसी चीज है कि वो जो मानते हैं वो मानते हैं, और उनको दिखाओ तो भी वो कहेगा ये मैंने नहीं कहा है। सो दैट हाँ, इज अ वेरी लेकिन सीरियस ट्रबल उसमें नाउ गोइंग ऑन इन मिडल ईस्ट। एक प्रॉब्लम ये हो गया है विद तुलसी गैबर्ड। उस पे मैंने एक्चुअली शो किया विद इन विच तुलसी गैबर्ड सेज कि 2003 से ईरान इज नॉट परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की पोजीशन है, यानी सारे के सारे CIA DIA वगैरह सब का ये पोजीशन है कि इट इज़ नॉट। और ट्रम्प अब बेसिकली ये है कि वो नेतन्याहू की बात मान रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस को नहीं मान रहे। सो जो मैगा का क्राउड है वो कह रहा है कि भाई ये अमेरिका फर्स्ट जाके फिर इजराइल फर्स्ट हो गया ना, कि आप इजराइल की इंटेलिजेंस को मान रहे हैं, अपनी खुद की एजेंसीज को नहीं मान रहे हैं। सो दैट इज क्रिएटिंग सम टेंशंस फॉर ट्रम्प यहाँ पर इंटरनली। बट और जो मीटिंग हुई थी कैंप डेविड में, इन्होंने जो मीटिंग की संडे को टू प्लान व्हाट टू डू विथ ईरान, उसमें तुलसी गैबर्ट को नहीं बुलाया। सो वो हाँ, का भी एक गड़बड़ चल रहा है अमेरिका में। तुलसी गबार्ड का एक प्रॉब्लम है कि उनको पहले भी जब कांग्रेस में थी तब भी उनको कहते थे कि उन्होंने असद के साथ जो रिलेशन थे, जी हाँ, तो जी उनका हाँ, जो वो टक्कर कार्लसन जैसा उनका हाल होता जा रहा है। कि जी हाँ, तुलसी गबार्ड इज नाउ नोन एज, ट्रम्प को कोई नहीं कह सकता, पर तुलसी गबार्ड और टक्कर कार्लसन के लिए तो दिक्कत है। तो ये जी हाँ, तुलसी गबार्ड के लिए आगे जाके भी। पर आपने जो कहा वो बहुत सही कहा, क्योंकि जो JCPOA हुआ था 2015 में, तब तक कहा था कि ईरान कोई न्यूक्लियर वो नहीं कर रहा है। पर जी हाँ, एक सरप्राइजिंग चीज हो रही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि दे हैव फाउंड ईरान गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग न्यूक्लियर कमिटमेंट। कि जो चीज हाँ सर, इसराइल ने भी, मतलब उनकी और जो कमिटमेंट थी। एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है हाँ, कि जो 60% था उसकी जगह अब 90% यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, एंड विद इन डेज और मंथ्स ईरान कैन हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो इसी मुद्दे पे इवन मर्ज ने एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि इसराइल इज डूइंग अवर डर्टी वर्क। जी G7 हाँ, में जी भी यही डिसाइड हुआ कि इसराइल हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस। गाजा की उन्होंने बात की, पर ईरान के लिए कहा ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। और ट्रम्प तो हमेशा उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में मैं युद्ध विराम करा दूंगा, कोई वॉर नहीं होगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आई गिव देम 60 days, नाउ वी नो वेयर खोमेनी इज हाइडिंग। जिस तरह के जी हाँ, स्टेटमेंट हेड ऑफ स्टेट कहे वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है कि एंड आई स्टॉप इसराइल नेथन्याहू, कि दे माइट हैव लिक्विडेटेड द हाँ, खोमेनी। सो खमेनी को, जी हाँ, ये चीज में ये कह सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। नेतन्याहू का, मैंने हमेशा आपको कहा है कि उनकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, उनके लिए युद्ध विराम कभी भी कोई संजोगों में उनके लिए अच्छा नहीं था। सरप्राइजिंग थिंग ये है खान साहब की, जो उनका रेटिंग बहुत ही खराब हो गया था। लिबरल और ऑपोजिशन जो उनको 6-8 महीने से उनको दिक्कत हो रही थी, वो स्टेज नहीं आ रहे थे, अभी इसराइल में 50-50 जैसा हो गया है। यूके और कनाडा ने 2 मिनिस्टर के ऊपर सैंक्शन लगाई इसराइल के पर। ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन ये मानने लगा है धीरे धीरे कि जो उनको थोड़ी राहत देगा, जी कि उन्होंने हमास कंट्रोल कर लिया, उन्होंने हिजबुल्ला कंट्रोल कर लिया, उन्होंने सीरिया भी अब थोड़ी बहुत उनकी ज़मीन भी ले ली। कुछ ही का तो ट्रंप ने उनको पूछे बिना ही नेगोशिएशन कर लिया।
तो अब उन्होंने कहा कि अब मैं हमेशा के लिए इसराइल को सिक्योर करके जाऊंगा। गलती उनकी ये होगी कि ही बैंक टू मच ऑन अमेरिका, कि अमेरिका पर इतना उनको ट्रम्प के भरोसे पे बैठना नहीं चाहिए था। बाइडेन को सब, आप भी बाइडेन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर उन्होंने इसराइल ईरान का ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होने दिया था, कंट्रोल में जी रखा था, नेतान्याहू को भी कंट्रोल में रखा था। अब एक हालत ऐसी है कि ट्रम्प क्या करेंगे, शायद उनके बॉम्बर प्लेन जाएंगे, नहीं जाएंगे, ट्रैकर कह रहे हैं निकल गए हैं। और आपको पता है कि इस बार ईरान ने जो किया है वो इसराइल के लिए बहुत ही नई चीज़ है। अब उन्होंने 67 वॉर, 73 वॉर, सभी वॉर पर यूक्रेन ने जो चीज़ दिखाई थी रशिया को, ये रशिया के लिए भी एक आई ओपनिंग है कि उनके पास एयरफोर्स बहुत अच्छा नहीं है। मैं हमने पहले एक बार प्रोग्राम किया, मैं कहा था कि उनके जी स्पेयर पार्ट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी पर मिसाइल दे हैव एज ओवर इसराइल। उन इसराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, इस क्वांटिटी में 100-200 जो जाता है तो ये उसको रोक नहीं पाते। जो जी वहां पे यूक्रेन ने भी दिखाया, और ये उन्होंने, रेंज उनकी काफी अच्छी है, 1200 किलोमीटर की है। और जो नुकसान हुआ है कल, आपको ताजुब होगा, नेगेव, इसराइल ने भी एक्सेप्ट किया कि उनके जो नेवाटिम एयरबेस है और नेगेव वहां भी हुआ है। हैफा का तो पोर्ट सत्यानाश हो गया है। उनका जो वहाँ की रिफाइनरी है बिगेस्ट, जी दैट हाँ ऑल्सो, बाजान ग्रुप की, दैट ऑल्सो हैज बीन डैमेज। मोसाद का हेडक्वार्टर, तो आप देखो कि पहली बार इसराइल एक ऐसी चीज देख रहा है कि उनके सिविलियन, मोसाद हेडक्वार्टर, हाइफा, लोग सोच भी जी नहीं सकते थे। और जी ये अटैक कब बंद होगा हम कह नहीं सकते। इसराइल ने जो किया है वो हमेशा उनका, तो हम कह सकते हैं कि मोसाद इज वेरी कैपेबल। उन्होंने फिर से जनरल, उनके बाद जो एक्टिंग जनरल थे उनको भी जी 9 हाँ साइंटिस्ट, और एंड देन दे हैव 11 एक्चुअली इस्फहान, नान्स, ये जो है दिक्कत है इनको ये आ रही है इसराइल को कि आइदर दे विल हैव द विक्ट्री। नाउ इस तरह के युद्ध में कभी कोई विक्ट्री नहीं होती है, कंप्लीट विक्ट्री। और जो न्यूक्लियर फोर्दा जो है उनका जो है वो अंडरग्राउंड है, तो फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हुई नहीं है। और उसके लिए उनको GBU-57 बम्बर अमेरिका से चाहिए, उसके बिना वो ये तो हो नहीं शायद सकता। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि रिजीम चेंज हमारे बगैर हो जाएगी तो वो ज्वाइन कर लेंगे टू टेक क्रेडिट अगर ट्रम्प नहीं, ये आज सुबह सभी डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रम्प को अब इसलिए अंदर जल्दी आएंगे कि कुछ क्रेडिट मिल जाए, तो खाली जी ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको डिस्ट्रॉय करके फिर वो कहेंगे कि हम हमने कुछ कर दिया किसी सब तरह कुछ का सीज फायर करवाते हैं और जी हाँ क्रेडिट मिले। क्योंकि अभी तक उनको इंडिया और पाकिस्तान में क्रेडिट मिलने की मुझे लगता है ज्यादा हास्यास्पद स्थिति हो गई है। यूक्रेन जी में जो पुतिन से बात हो रही है उसके बाद, पर उन्होंने सेम स्टेटमेंट, एक उनकी जो वर्ल्ड है बहुत अच्छी है कि दो बच्चे लड़ते हैं, यहाँ भी उन्होंने कहा लेट ईरान एंड इसराइल फाइट आउट फाइट इट एंड आउट हाँ देन तो उनका ये मानना है कि जैसे दो बच्चे फुटबॉल में ग्राउंड पे जी लड़ रहे हैं और फिर रेफरी आके थोड़ी देर बाद थोड़ा झगड़ ले, मारपीट हो जाए, फिर अच्छा रहेगा। ये जो कहते हैं एक जी बबल में रहते हैं, एंड दैट इज जी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग नाउ फॉर इवन अमेरिकन। आपने ये देखा अगर नो किंग, उनकी जो परेड थी, वो परेड देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो सभी रशियन मीडिया और सब दिखा रहे हैं कि उनकी परेड कितनी होती है, और ये लोग आ रहा, जो सोल्जर है, मैंने ऐसे इस तरह सोल्जर को परेड करते हुए कहीं देखा नहीं है। एंड आई थिंक दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। पर नो किंग में 5 मिलियन लोग आए हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि जो सर्वे किया है, अब जी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी है कि CNN के सर्वे में 61 to 81% जापान से लेके कनाडा तक, पीपल डोंट ट्रस्ट अमेरिका फॉर जी फॉरेन हाँ अफेयर्स। जी हाँ बिल्कुल एंड बाइडेन का 50 था, इनका 73 है, 23%। तो बाइडेन का फॉरेन पॉलिसी, बाइडेन ने जो भी किया अच्छा अच्छा किया था, पर उनका जो ओवरऑल इमेज था, यहाँ 73% मीडियन आ रहा है। तो पीपल डोंट ट्रस्ट। एंड कनाडा में तो यहाँ तक 91% से कि उनके साथ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा जो है कि यूरोप, मेक्सिको, कनाडा, ये अब मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका में जब तक 26 के इलेक्शन में कोई चमत्कार नहीं हो। सो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, कनाडा के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। ट्रम्प 26 में क्या होगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अब यूरोपियन यूनियन, जापान, मैक्सिको और कनाडा, ये सब एक अलग ही उनका डिफेंस होगा, उनकी अलग ही
इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, अलग ही ट्रेड लिंक होगी। और इस लिंक में एक दूसरी चीज हमेशा फॉरेन पॉलिसी में याद रखनी चाहिए कि चाइना चाइना एक टेम्पररी फिनोमिना है। जब तक ट्रम्प है तब यूरोपियन यूनियन, कनाडा और सबके लिए बहुत अच्छा है। जिस दिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, उसी दिन से यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, साउथ कोरिया, जापान सभी चाइना को कंट्रोल करने की बात करें। इवन रशिया को भी जरूरत पड़ सकती है। तो इंडिया का इंपॉर्टेंस जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही है। सभी कंट्री के साथ अब एक सुनहरा मौका है कि हमें संबंध अच्छे कर लेने चाहिए। अलाइन नॉन अलाइन नहीं, ऑल आर फ्रेंड्स। एंड ये सॉफ्ट पावर जो है, ये डेलीगेशन, ये ऑपरेशन के बाद पता चल गया होगा कि हाउ यू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्मॉल कंट्री, बिग कंट्री। एंड आई थिंक दिस अ गुड लेसन। और कनाडा में जो हुआ है, अच्छी मीटिंग हुई है। सो आगे जाके उम्मीद रखते हैं कि G7 और ईरान इजराइल वॉर से एक जो हमें एक नई फॉरेन पॉलिसी चार्ट करने का कोर्स मिला है, वी शुड नॉट मिस। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल एंड सर। ऑप्टिक्स को छोड़ के नाउ वी शुड गो फॉर अ हार्डकोर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन, कनाडा का बुलाने का मकसद ये भी है कि यूरोप, कनाडा एंड जापान, दे डोंट वांट टू लीव इंडिया आउट। इवन बाद में भी हमने जितने भी स्टेटमेंट दिए, फिर भी ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के साथ हम रहे हैं। सो दे रिक्वायर, दे नो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, सो वी शुड लिवरेज इट। बट वी हैव टू लिवरेज इट वेरी टाइट रोप डिप्लोमेसी। सुनहरा मौका है जो दे रहा है, दुरस्ता है, जो कनाडा के लिए कह सकते हैं, हमारे लिए जी हाँ, भी बिल्कुल। ये फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा एक चेंज हो सकता है। जी सर, शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना तफसील से हमको दोनों मुद्दों पर बातचीत की है। एंड थैंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइट्स, और थैंक यू वेरी मच थैंक्स। फॉर कमिंग ऑन कन्वर्सेशंस। शुभ और रात्रि। और हम आपसे आइंदा बात करेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब जी। बस संक्षिप्त में बताएं कि हाँ जब जी। इंडिया ने जो भेजे थे अपने डेलीगेशंस, उसमें उन्होंने कनाडा को क्यों नहीं इंक्लूड किया? मतलब इट वुड हैव बीन सो मच बेटर कि कनाडा को भी भिजा देते डेलीगेशन। शशि थरूर कहते हैं एक दिन के लिए चले मुझे जाएं लगता कनाडा। है जी। नहीं, वो भेजना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि शायद ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है, लास्ट मोमेंट हुआ है, जी हाँ। तो इसीलिए अच्छा है नहीं भेजा। क्योंकि ये एक तो वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था, एक जगह अच्छी ढूंढी थी, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, वेन्यू सिलेक्शन अच्छा था। अब जी आगे जाके रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि रिलेशन इंप्रूव होंगे, क्योंकि कनाडा में जो उनके अलायंस पार्टनर है और हमारे जी फॉरेन मिनिस्टर है, मैं ये कहता हूँ ना, अपनी जगह वर्ल्ड बैंक, वो कर्मभूमि, हमें हमेशा ये ध्यान रखना उनकी कर्मभूमि है। पर स्टिल जी। दे हैव सम सिंपैथी, सो वी शुड ट्राई टू लिवरेज इट। लेवरेज इट। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। शुभ रात्रि। शुभ थैंक यू रात्रि। वेरी मच। बाय।